नमस्ते दोस्तों, एनवायरनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सी टर्टल्स के यूनिक फीचर्स और ब्रीडिंग हैबिटेट्स के बारे में देखा। इस वीडियो में हम इन मैग्निफिसेंट जीवों के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे। सी टर्टल्स हमारे अर्थ पर डायनासोर्स के समय से हैं। एक रेप्टाइल यूनोटोसोरस जो लगभग 260 मिलियन साल पहले पर्मियन पीरियड के दौरान रहता था। ये मॉडर्न टर्टल्स का सबसे पुराना एंसेस्टर है। इस एनिमल के चौड़े और लंबे रिब्स थे, लेकिन इसने शेल कभी डेवलप नहीं किया था। टॉर्टोइसेस और टेरेपियंस के साथ सी टर्टल्स भी टेस्टेडाइन ऑर्डर का हिस्सा है। इस डाइवर्स ग्रुप के अंदर सी टर्टल की स्पीसीज सिर्फ 2 फैमिलीज में क्लासिफाई होती है। एलिनोडी, इस फैमिली में 6 स्पीसीज हैं जिनके शेल्स हार्ड केराटिन स्केल से बने होते हैं, जिन्हें स्कूट्स कहते हैं। और नेक्स्ट है डर्मेटोकैलिडी। इस फैमिली में केवल एक स्पीसीज है और इसके पास हार्ड शेल्स की जगह टेदरी शेल्स होते हैं। सी टर्टल्स की स्पीसीज के बारे में आप पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं। किसी भी स्पीसीज के सी टर्टल की एक्चुअल एज को डॉक्यूमेंट करना मुश्किल है। इनका लाइफ स्पेन अक्सर ज्यादातर रिसर्च प्रोजेक्ट से ज्यादा लंबा होता है। इतने लंबे पीरियड के दौरान इनका लाइफ स्पेन एक्यूरेटली मेजर करना कठिन है। सबसे कंसिस्टेंट एस्टिमेट लगभग 80 इयर्स का है। मोस्ट मरीन टर्टल्स को मैच्योर होने में डिकेड्स लगते हैं, करीब 20 to 30 इयर्स के बीच। ज्यादातर सी टर्टल्स ओमनिवोर्स होते हैं, मतलब ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। अपना शिकार पकड़ने के लिए इनके पास दांत नहीं होते, लेकिन इनकी चोंच और जबड़े बहुत शार्प होते हैं, जिससे ये अपना फूड क्रश करते हैं। सी टर्टल्स की अलग अलग स्पीसीज अलग अलग चीजें खाती है। हालांकि इनमें से ज्यादातर को जेलीफिश पसंद है, स्पेशली लेदरबैक सी टर्टल्स जेलीफिश खाने में एक्सपर्ट होते हैं, जो जेलीफिश की पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करते हैं। अगर लेदरबैक्स गायब हो जाए तो जेलीफिश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। जेलीफिश छोटी लार्वल फिश का शिकार करते हैं, तो लेदरबैक्स के बिना और इन लार्वल फिश के बिना समुद्र में कोई फिश नहीं रहेगी। फिर से ये सब बैलेंस के बारे में है। केवल एक हर्बीवोर सी टर्टल है और वो है ग्रीन सी टर्टल, लेकिन ये भी शुरुआत से हर्बीवोर्स नहीं होते। जब ये हैचलिंग्स होते हैं तब ये ग्रीन सी टर्टल्स फिश एग्स, मोलस्क और क्रस्टेशियंस खाते हैं। एडल्टहुड में ही इनका डाइट पूरी तरह से एल्गी, सीवीड और सी ग्रासेस पर स्विच होता है। एडल्ट ग्रीन सी टर्टल्स ज्यादातर सी ग्रासेस खाते हैं और ऐसे एक्वेटिक लोन मूवर्स की तरह काम करते हैं जो सी ग्रास बेड्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। सी ग्रास बेड्स जो शैलो मरीन वाटर्स में पाए जाते हैं, कई फिश स्पीसीज के लिए हैबिटेट, फूड और प्रोटेक्टेड नर्सरी एरियाज देते हैं, ताकि बड़े होने तक इन्हें प्रेडेटर्स से बचने के लिए शेल्टर मिल सके। हेल्दी सी ग्रास बेड्स ओशन फ्लोर को भी स्टेबलाइज करते हैं, जिससे वेव एक्शन और स्टॉर्म से इरोजन कम होने में मदद मिलती है। हॉक्सबिल सी टर्टल्स के डाइट में 95% तक सी स्पॉन्जेस होते हैं। हालांकि ये स्पॉन्ज स्पेशलिस्ट हैं, पर स्क्विड, श्रिम्प्स और एल्गे भी खाते हैं। इनका स्पॉन्ज खाना एक हेल्दी कोरल रीफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तेजी से बढ़ने वाले स्पॉन्जेस को कंट्रोल में रखते हैं और धीरे बढ़ने वाले कोरल्स को ग्रो होने का चांस देते हैं। कोरल रीफ्स को इस प्लेनेट का सबसे डाइवर्स इकोसिस्टम माना जाता है, जो हजारों मरीन ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट्स और शेल्टर देते हैं। बहुत सी फिशेस कोरल रीफ्स पर अंडे देती है और जुवेनाइल फिश बड़े होने से पहले वहाँ समय बिताती है। कोरल रीफ्स कोस्टलाइन्स को वेव एक्शन और स्टॉर्म से भी प्रोटेक्ट करती है और कई कंट्रीज के लिए टूरिज्म के जरिए एक इम्पोर्टेंट रेवेन्यू जनरेटर है। लोगरहेड्स के पास किसी भी सी टर्टल के मुकाबले डाइट में सबसे ज्यादा वैरायटी होती है। ये स्पॉन्जिस, कोरल्स, बर्निकल्स, सी कुकुम्बर्स, जेलीफिश, सेंट डॉलर्स और कई दूसरे मरीन ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। इनके बड़े जबड़े बहुत मजबूत होते हैं और हर तरह के शिकार को क्रश करके खाने में मदद करते हैं। गेम्स रिडली का फेवरेट फूड क्रैब्स है, लेकिन ये फिश, जेलीफिश और दूसरे मोलस्क भी खा लेते हैं। ओलिव रिडलीज भी कई स्पीसीज खाती है। ये क्रैब्स, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स, ऑर्चिन्स, जेलीज, एल्गे और फिश पर मंच करती है। फ्लैटपिक का डाइट ज्यादातर कार्निवोर्स होता है, जिसमें सी कुकुम्बर्स, सॉफ्ट कोरल्स, जेलीफिश, श्रिम्प्स और कभी कभी सी ग्रासेस होते हैं। सी टर्टल्स खुद भी किसी और जानवर का शिकार बन सकते हैं, खास तौर पर तब जब ये हैचलिंग्स यानी छोटे बेबीज होते हैं। जब बेबी टर्टल्स बीच पर नेस्ट से ओशन की तरफ जाते हैं तो रकून्स, फॉक्सीज, सी बर्ड्स और क्रेब्स के लिए आसान शिकार होते हैं, और जब पानी में जाते हैं तब ये सी बर्ड्स बड़ी फिश या शार्क्स द्वारा खाए जा सकते हैं।
90% से ज़्यादा हैचलिंग्स प्रेडेटर्स द्वारा खा लिए जाते हैं। मतलब 100 एग्स के नेस्ट में से सिर्फ 10 के आसपास एडल्ट्स तक ग्रो करेंगे। सी टर्टल के एग्स के लिए और भी बहुत सारे खतरे होते हैं। बीच पर प्रेडेटर्स नेस्ट खोजकर एग्स खा सकते हैं। नेस्ट को इरोजन, रेन, फ्लडिंग या और नेस्टिंग सी टर्टल से डैमेज भी हो सकता है। एडल्ट सी टर्टल्स को ज़्यादा डर नहीं होता, लेकिन ऑर्कास, शार्क्स, सील्स या क्रोकोडाइल्स इन्हें खा सकते हैं। कुछ नेस्टिंग फीमेल्स जैगुआर्स द्वारा भी अटैक की गई हैं। फिर भी सी टर्टल्स का सबसे डेंजरस प्रेडेटर एक्चुअल में ह्यूमंस हैं। 7 में से 6 सी टर्टल स्पीसीज या तो वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट की गई है, और 7वीं स्पीसीज फ्लैगबैक सी टर्टल्स। इनका पॉपुलेशन स्टेटस समझने के लिए इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। कई तरह के ह्यूमन एक्शंस ने सी टर्टल्स के हैबिटेट्स और जिंदगियों पर इम्पैक्ट डाला है। सी टर्टल्स और उनके एग्स के डायरेक्ट हंटिंग के अलावा फिशिंग, पॉल्यूशन, बीच डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज से भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स होते हैं। बहुत बड़ी संख्या में सी टर्टल्स की कमी होने से एनवायरनमेंट में इनकी वैल्यूएबल इकोलॉजिकल रोल पर असर पड़ता है। सी टर्टल बोन्स और शेल्स 7000 साल पुराने एक्सकेवेटेड ह्यूमन सेटलमेंट साइट से मिले हैं। सी टर्टल एग्स को कंजम्पशन के लिए ह्यूमंस हंट करते आए हैं, और कुछ कंट्रीज में ये हार्वेस्टिंग अब भी हो रही है। पहले एक हंटर्स नेस्ट से एग्स उस समय लेते थे जब सी टर्टल्स अंडे दे रही होती है। आमतौर पर एक भी एग नहीं छोड़ा जाता था, जिससे पॉपुलेशंस कम होती गई। एडल्ट टर्टल्स के सिर्फ मीट के लिए ही नहीं, बल्कि उनके शेल्स के लिए भी हंटिंग होती थी। शेल्स से टोटल शेल ज्वेलरी और कॉम्स बनते थे, जबकि कई जगहों पर मीट एक डेलिकेसी ये ज़रूरत समझा जाता है। एडल्ट लेदरबैक सी टर्टल्स के पास देने के लिए एक और प्राइस था, उनके स्किन का ऑयल। पहले सी टर्टल हंटर्स नेस्टिंग फीमेल के किनारे पर आने का वेट करते थे और फिर उसे पलट देते थे जहां वो एस्केप नहीं कर पाते थे। अगले दिन इन हेल्पलेस फीमेल्स को मार्केट में बेच दिया जाता था। सी टर्टल्स को सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचने में डिकेड्स लगते हैं, तो एडल्ट्स और जुवेनाइल्स के हंटिंग या एग्स की हार्वेस्टिंग से इनकी पॉपुलेशन साइज पर असर पड़ता है। फिर भी आज भी कई कंट्रीज में सी टर्टल्स को मारना लीगल है। 2014 में 42 कंट्रीज थी जहां सी टर्टल्स का हंटिंग अभी भी लीगल था, जिनमें जापान, मेक्सिको और पपुआ न्यू गिनी शामिल हैं। यहाँ तक कि जिन जगहों पर ये इलीगल है वहाँ भी सी टर्टल्स और सी टर्टल एग्स की रेगुलर पोचिंग होती है, क्योंकि पोचिंग लॉज को एनफोर्स करने की क्षमता कम होती है। फिशरीज जो खास तौर पर सी टर्टल्स को टारगेट नहीं करती, वो भी इनकी कम होती पॉपुलेशंस में एक बड़ा रोल प्ले करती है। सी टर्टल्स अक्सर उन्हीं एरियाज में इकट्ठा होते हैं जहाँ कमर्शियली वैल्यूएबल फिश होती है और बाइकेज बनने का खतरा रहता है, यानी फिशिंग गेयर में वो जानवर गलती से फंस जाते हैं जिन्हें पकड़ने का टारगेट नहीं होता। पिछले 50 सालों में सी टर्टल्स के मरने का सबसे बड़ा कारण कमर्शियली फिशरीज बाइकेज रहा है। ज़्यादातर श्रिम्प ट्रोल्स, गिल नेट्स और लॉन्गलेंथ फिशिंग गेयर। अगर कोई सी टर्टल नेप या फिशिंग लाइन में फंस जाता है या हुक पर पकड़ा जाता है और सरफेस पर पहुंच नहीं पाता, तो उसे ड्रोनिंग का खतरा होता है। रेस्क्यू होने पर भी छोड़े गए टर्टल के जबड़े, गले या पेट में अक्सर हुक रह जाता है। लोगर हेड्स और लेदरबैक सी टर्टल्स खास तौर पर लॉन्ग लाइन्स में फंसते रहते हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि क्या चीज़ इन स्पीसीज को लाइन के पास जाने के लिए अट्रैक्ट करती है। अब तक का सबसे बड़ा सी टर्टल 2000 पाउंड का एक लेदरबैक मेल था, जो वेल्श कोस्ट पर मरा हुआ मिला था, जिसकी मौत फिशिंग लाइन्स में फंसने की वजह से हुई थी। फिर भी दुनिया भर में सी टर्टल पॉपुलेशंस के लिए आशा के कुछ किरणें हैं। ऐसे कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो सी टर्टल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ओशन में 5.25 ट्रिलियन पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक तैर रहे हैं। जब सी टर्टल्स द्वारा प्लास्टिक खाना समझकर खा लिया जाता है तो उनके मरने का कारण बनता है। इंजेक्शन से होने वाली मौत के अलावा सी टर्टल्स प्लास्टिक डेब्रिस में भी फंस सकते हैं, जैसे छोड़ा हुआ या खोया हुआ फिशिंग गेयर, जिससे ड्रोनिंग या इंजरीज हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के रिसर्चर्स ने अंदाजा लगाया है कि हर साल 1000 से ज्यादा टर्टल्स प्लास्टिक डेब्रिस में फंसने की वजह से मर जाते हैं। प्लास्टिक को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करना ना सिर्फ सी टर्टल्स बल्कि सभी मरीन ऑर्गेनिज्म की मदद करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लास्टिक ओशंस में जाता है। मुंबई के कोस्ट पर सबसे बड़े बीच क्लीनअप्स के 2 साल के बाद सी टर्टल्स बीच पर नेस्ट बनाने के लिए वापस आए हैं। ऐसा डिकेड से नहीं हुआ था, क्योंकि बीच पर बहुत ज्यादा ट्रैश हुआ करता था।
महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात जैसे कई इंडियन स्टेट्स सी टर्टल्स को बचाने के लिए प्रोग्राम्स चला रहे हैं और बीच क्लीनअप और फेंस्ड नेस्टिंग जैसे छोटे छोटे एक्शंस काम कर रहे हैं। ओडिशा और महाराष्ट्र में सी टर्टल नेस्ट बढ़ रहे हैं। कुछ विलेजेस में टूरिज्म के लिए ना कहा गया ताकि बीचेस पर सी टर्टल सेफली नेस्ट बना सके। एक डेवलप्ड बीच पर अक्सर नेस्टिंग फीमेल्स के लिए कई बैरियर्स होते हैं। कभी कभी ये फिजिकल बैरियर्स होते हैं जैसे सी वॉल्स, जेटीज, बीच इरोजन रोकने के लिए बनाए गए सैंडबैग स्ट्रक्चर्स जो नेस्टिंग सी टर्टल्स को हाई टाइड लाइन से ऊपर जाकर नेस्ट बनाने से रोक सकते हैं। अगर नेस्ट हाई टाइड लाइन के नीचे रहता है तो एग्स के हैच होने से पहले ही बह जाने का खतरा रहता है। अगर बीच पर इरोजन नहीं भी हुआ और कोई बैरियर्स नहीं है तब भी ह्यूमन डेवलपमेंट हैचलिंग्स के सर्वाइवल के चांसेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेस्ट से हैच होकर बाहर निकलने के बाद हैचलिंग्स को समंदर ढूंढना होता है। आमतौर पर हैचलिंग्स सबसे तेज लाइट सोर्स को फॉलो करते हैं। समंदर पर मूनलाइट के रिफ्लेक्शन से हैचलिंग्स को समंदर में वापस जाने का डायरेक्शन मिलता है। लेकिन अगर लैंड साइड पर ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेस हो तो ये हैचलिंग्स को कंफ्यूज और मिस डायरेक्ट कर सकता है। हो सकता है कि ये हैचलिंग्स डेवलप्ड एरियाज और दूसरे प्रेडेटर्स की तरफ डायरेक्शन में चल पड़े। अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाए और वो वापस मुड़ जाए तो भी जमीन पर ज्यादा समय बिताने का मतलब है प्रेडेटर्स, डेसिकेशन और एक्सॉशन के खतरे का लंबा समय। ग्लोबल ओशन सिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के एग्जैक्ट इफेक्ट्स क्या होंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ओशंस वार्मर होंगे और सी लेवल्स बढ़ेंगे। इससे कई स्पीसीज के पॉपुलेशन पर असर होगा जिनमें सी टर्टल्स भी शामिल है। क्लाइमेट चेंज से जुड़े बढ़ते टेम्परेचर्स की वजह से बहुत ज्यादा फीमेल सी टर्टल्स और कम मेल्स पैदा हो सकते हैं। इस स्पीसीज में टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन होता है क्योंकि इनमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स नहीं होते। मेल जेंडर पैदा होने के लिए सी टर्टल एग्स को ठंडे टेम्परेचर की जरूरत होती है। लगातार गर्म नेस्ट में सभी एग्स फीमेल्स के रूप में हैच हो सकते हैं। फीमेल्स के साथ ब्रीड करने के लिए कम मेल्स पैदा होना फ्यूचर रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए रुकावट हो सकता है। बढ़ते सी लेवल्स दुनिया भर के बहुत से मौजूदा नेस्टिंग बीचेस को फ्रीक्वेंट फ्लड्स की वजह से तबाह कर देंगे। डेवलप्ड और अनयूजेबल बीचेस के मुकाबले ये नेस्टिंग बीचेस पहले से ही कम नंबर्स में है। प्रेग्नेंट फीमेल्स अगर अपने डूबे हुए होम बीच तक वापस पहुंचने की कोशिश करती है तो शायद उन्हें एग्स ले करने के लिए ज्यादा दूसरे ऑप्शंस ना मिले। अगर वो किसी अनसुटेबल बीच पर एग्स ले करती है तो नेस्ट को अनडिस्टर्ब रहने और उनसे सफलतापूर्वक हैचलिंग्स निकलने का चांस कम हो जाता है। अगर हम समय पर सही एक्शंस लें तो सी टर्टल्स के लिए आशा है। हमें और रिसर्च करनी होगी और बीचेस पर अपने प्लास्टिक यूज और एक्टिविटीज के लिए अवेयर और केयरफुल रहना होगा। हम मुंबई का वर्किंग एग्जाम्पल देख सकते हैं जहां 2 साल के बड़े क्लीनअप ड्राइव्स ने सी टर्टल्स को कई डिकेड्स के बाद बीच पर नेस्ट बनाने में मदद की। इसी तरह ओडिशा और तमिलनाडु जैसे कई स्टेट्स ने सी टर्टल के कंजर्वेशन पर काम किया और उसकी वजह से नेस्टिंग साइट्स और सी टर्टल्स की पॉपुलेशन ज्यादा हुई है। कोस्टल कम्युनिटीज और कई एनजीओज इन कंजर्वेशन एफर्ट्स में इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल के तौर पर भी आप इन खूबसूरत स्पीसीज को बचाने के लिए योगदान कर सकते हैं, कोई लोकल ग्रुप या एनजीओ ज्वाइन करके, या फिर इनके बारे में ज्यादा पढ़कर, या फिर आप बीच पर जाने पर एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बन सकते हैं और अपना प्लास्टिक यूज कम कर सकते हैं। और याद रखें कि बीच या रिवर में प्लास्टिक कभी ना फेंकें। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको सी टर्टल वीडियो पार्ट 2 अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके हमें बताएं और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आप और कौन से एनिमल के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद।